Hello everyone, here is Amrit Sambani and I have come with a new chapter for your class, a new video for your class. Then मैं स्टार्ट करता हूँ आपसे बातचीत करना। मैं अमृत संबानी शुरू करने जा रहा हूँ एक नया चैप्टर, एक नया वीडियो के साथ आपके लिए, जिसका टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ये यूनिट फर्स्ट में है, जो कि प्लांट लाइफ्स के बारे में पढ़ना है। इसमें रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है, यानी कि पेड़ पौधे में रिप्रोडक्शन कैसे होता है उसके बारे में चैप्टर में बातें की गई हैं। अच्छा चैप्टर है, ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा वीडियो को। और सबसे पहले इस चैप्टर में बात करते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, यानी पौधों में प्रजनन क्या होता है कैसे होता है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई स्टार्ट अ टॉपिक कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, यानी प्रजनन। रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय व्हिच एन ऑर्गेनिज्म गिविंग अ बर्थ देयर यंग वंस। रिप्रोडक्शन होता है कोई भी प्राणी, कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी जीव जंतु या पेड़ पौधा नन अदर दैन अपने ही समान दूसरे को जन्म देना प्रजनन क्रिया कहलाता है। चाहे वो पेड़ पौधा हो, पशु पक्षी हो, मानव जाति हो, एनीबॉडी जो अपने समान किसी भी यंग वंश को गिव अ टेकन बर्थ देता हो, उसे रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन इज नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट फॉर आवर प्लांट, जैसे पहले बताया, रिप्रोडक्शन केवल पेड़ पौधों के लिए ही नहीं, वरन रैदरली इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, बिकॉज ए जनरेशन इज टेकन आउट। हमें पीढ़ी को आगे बढ़ाना होता है, उसके लिए रिप्रोडक्शन इज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, रिप्रोडक्शन इज अ पार्ट ऑफ आवर होल यूनिवर्स। बात होता है कि पेड़ पौधे में रिप्रोडक्शन कितने तरीक़ों से होता है। प्लांट्स रिप्रोड्यूसेस इन टू टाइप्स ऑफ वेज, दो तरह से, इन टू वेज प्लांट टेकन रिप्रोडक्शन, दो तरह से पेड़ पौधों में रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया पूरी होती है। पहला प्रोसेस है हमारा फ्रॉम सीड्स, एंड प्लांट्स रिप्रोड्यूस फ्रॉम सीड्स, एंड द सेकेंड प्रोसेस इज प्लांट रिप्रोड्यूसेस फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, एंड प्लांट्स रिप्रोड्यूस इन मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स। जैसे वो या तो बीजों से अंकुरित होगा, या तो उसका प्रजनन, उसका रिप्रोडक्शन बीज के द्वारा होगा, या पेड़ पौधों के दूसरे भागों से, दैट मीन्स इट्स फ्रॉम रूट्स, फ्रॉम स्ट्रीम्स, फ्रॉम स्पोर्स। तो इस तरह से और भी कई भागों से पेड़ पौधों में रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया, इस प्रोसेस को कंप्लीट किया जाता है, पूरा किया जाता है। जैसे हम लोग एक एक्टिविटी के थ्रू हम समझते हैं। सबसे पहले उस एक्टिविटी के बारे में, जैसे कि स्ट्रक्चर ऑफ सीड, बीजों में बनावट कैसे होता है, ठीक है। सबसे पहले प्रोडक्शन होगा तो बीज के बारे में बात करते हैं, यानी फर्स्ट वेज फ्रॉम सीड्स, रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम सीड्स वेज। तो बीजों में कैसे पहले बनावट होता है उसके बारे में हम बात करते हैं, एक एक्टिविटी है उसके थ्रू। कहता है टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ सीड वी टेकन, या वी टेक राजमा बीन्स और सीड। हमें राजमा का बीज या उसके सीड बोल सकते हैं, हम उसको ले सकते हैं ओके। उसके बाद ले लेते हैं हम एक कप और एक पानी, कप में पानी ले लेते हैं, उसके बाद राजमा बीन्स ले लेते हैं। अब क्या कहता है, ब्रिंग सम राजमा बीन्स, ट्राई टू स्प्लिट देम विथ योर हैंड्स। इस एक्टिविटी को दर्शाने का, ये प्रोसेस करने का, ये इसका व्यू है कि सीड में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उस सीड को आप किस तरह से एक्टिविटाइज कर सकते हैं, उसके बारे में इसमें बात किया गया है। तो हम पहले राजमा का फलिया या उसका बेंस या सीड्स हम ले लेते हैं, उसके बाद कप में वाटर ले लेते हैं, पानी ले लेते हैं, सम लिटिल यूज ऑफ वाटर। उसके बाद कहता है फर्स्ट प्रोसेस मेथड कि ब्रिंग सम राजमा बीन्स, कुछ राजमा के बीन्स को ले लीजिए, उसके फलिए को ले लीजिए। उसके बाद ट्राई टू स्प्लिट देन इट विथ योर हैंड्स, अपने हाथों से उस राजमा के बीज को स्प्लिट करने की कोशिश कीजिए, उसको तोड़ने की, काटने की कोशिश कीजिए, उसके ऊपर वाले भाग को जाए किसी तरीके से उसको स्प्लिट करने का कोशिश कीजिए। यू आर अनेबल टू डू सो बिकॉज, आप ऐसा करने में अनेबल या असक्षम होंगे। तो आप ऐसा करने में अनेबल होंगे बिकॉज
एनी टाइप्स ऑफ सीड, अपर लेयर ऑफ सीड इज कॉल्ड सीड कोट। किसी बीज के ऊपर सीड कोट होता है, यानी कोट की तरह, एक कपड़ा एक लेयर की तरह उसके बीज के ऊपर होता है। Because of this, you are unable to split this type of seed because of the seed is covered with seed coat. उसका सीड जो होता है सीड कोट से कवर होता है, इसके कारण आप उसको स्प्लिट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका डेफिनेशन पूरा हो गया। द आउटर लेयर ऑफ अ सीड इज कॉल्ड सीड कोट। तो अब बात आती है कि उसे हम स्प्लिट कैसे करेंगे। तो सेकेंड मेथड है कि सोक द बीन्स इन 1 कप ऑफ वाटर ओवरनाइट। अब उस बीन्स को, अब उस सीड को जो है एक रात उस पानी में डाल दीजिए। उसके बाद जो उसके अपर कवर हैं, उसके अपर लेयर हैं, अपने आप वो धीरे धीरे डिस्पर्स करना शुरू कर देंगे, वो धीरे धीरे मॉइस्ट हो जाएंगे। उसके बाद उसके ऊपर वाले जो लेयर है यानी सीड कोट है वो क्या हो जाएगा, द बीन्स बिकम सॉफ्ट, वो मुलायम हो जाएंगे। एंड आफ्टर दैट यू आर इजिली ऑब्जर्व एंड इजिली अनकवर द टाइप ऑफ सीड कोट्स फ्रॉम द सीड। और उसके पास उसके सीड कोट को यानी ऊपर वाले कवर को, ऊपर वाले कवर या किस पूरे सीड के पार्ट को आप आराम से स्प्लिट कर सकते हो। तो इस एक्टिविटी से ये दर्शाता है कि आप किसी भी बीज को विदाउट सीड कोट आप नहीं ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं उसके पॉइंट्स में कि सीड में कौन कौन से भाग होते हैं। सीड के अंदर पार्ट ऑफ सीड कॉटिलेडन्स होता है, कॉटिलेडन्स। अब बात आती है व्हाट इज कॉटिलेडन्स, मतलब बीज पत्र। कॉटिलेडन्स दैट यू मीन बीज पत्र या अंकुरन। उसको हम एम्ब्रायो भी कह सकते हैं या भ्रूण कह सकते हैं, यानी बेबी प्लांट। कॉटिलेडन्स का दूसरा नाम एम्ब्रायो, बीज पत्र, बेबी प्लांट्स, भ्रूण, यू कैन सी। उसके एक सिंपल तरीके से हम समझते हैं। कहता है कॉटिलेडन्स कहने का मतलब है किसी भी बीज के अंदर अगर उसको बीज को बिल्कुल स्प्लिट करके ऐसे देखिएगा, आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, स्क्रीन पे डिस्प्ले पे आप इसको इंटरफेस देख सकते हैं। किसी भी बीज के अंदर इस तरह से एक भाग होता है, ठीक है, एक पार्ट होता है इस तरह से। एक बीज मान लीजिए इस तरह से गोल रहे, उसके अंदर बीज में उसको हम स्प्लिट ऐसे करते, बीज अगर ऐसे सिर्फ उसको स्प्लिट करते हैं तो उसके बीच में इस तरह से पार्ट होता है जिससे रूट निकलते हैं, जिससे सीड से सीडलिंग निकलता है। और उस बाहर निकलने के बाद वो बीज क्या हो जाता है, डिस्पर्स हो जाता है, फूट जाता है, और उसके बाद नए प्लांट्स का ग्रो होता है। तो वो पार्ट जिससे छोटे बीज से एक बड़ा पौधा निकले, धीरे धीरे बेबी प्लांट्स निकले, इन एम्ब्रायो भ्रूण, जिसमें बेबी प्लांट या प्लांट रहने की कैपेसिटी हो, उसे कॉटिलेडन्स कहते हैं। ठीक है, दैट्स टू थिक सीड स्लिप्स, जिसमें दो तरह के बीज अंकुरण इस तरह से रहे, एम्ब्रायो टाइप्स उसको कह सकते हैं, भ्रूण या बेबी प्लांट्स, उसे कॉटिलेडन्स कहते हैं। अब कॉटिलेडन्स क्या होता है, कॉटिलेडन्स भी दो तरह के होते हैं। पहला होता है मोनोकॉट, दूसरा होता है डाइकॉट। जिसका इंटरफेस आप स्क्रीन पे देख सकते हो। मोनोकॉट और डाइकॉट के बीच में डिफरेंस क्या है, और व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स। मोनोकॉट्स ऐसे मोनोकॉटिलेडन्स, इट्स अ शॉर्ट फॉर्म इज मोनोकॉट्स, एंड डाइकॉट्स इज अ शॉर्ट फॉर्म इज डाइकॉटिलेडन्स। डाइकॉटिलेडन्स का छोटा फॉर्म डाइकॉट्स कहा गया है, मोनोकॉटिलेडन्स का शॉर्ट फॉर्म मोनोकॉट्स कहा गया है। अब मोनोकॉट्स दैट मीन्स द प्लांट व्हिच हैज वन सीड लीव्स इज कॉल्ड मोनोकॉट्स, and the plant which has more than one seed leaves and two seed leaves is called dicots. Di means two, mono means one. कहता है जिसमें एक सीड लिप्स हो वो मोनोकॉट्स हो गया, जिसमें दो सीड लिप्स हो वो दो या दो से अधिक वो डाइकॉट हो गया। आप एक अच्छे से इंटरफेस आप स्क्रीन पे देख सकते हो, जिसके पत्ते, जिसका जो लिप्स होता है मोनोकॉट्स का लिप्स 3 या 3 के मल्टीपल्स में होता है। द लिप्स ऑफ मोनोकॉट्स इज 3 या मल्टीपल ऑफ 3, या 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा, दैट इज कॉल्ड मोनोकॉट्स। उसके अलावा उसमें 1 सीड लिप्स होते हैं। उसके अलावा उसके जो पत्ते होते हैं मोनोकॉट्स के जो लिप्स होते हैं और बिल्कुल उसके जो वेन्स होते हैं यानी साइड वेन्स, यानी साइड वाला जो पत्ते का आकार होता है वो बिल्कुल सीधा होता है एंड नो इन स्पैर्किंग्स। एंड जो डाइकोट्स का लिप्स होता है वो 2 लिप्स और उसके जो पत्ते की बनावट होते हैं वो इस तरह से रेक्टिफाइड होते हैं, ठीक है, यानी कि कटे कटे थोड़ा जैसे पीपर के पत्ते देख सकते हैं आप। उसके वेन्स होते हैं जो साइड वेन्स, लिप्स हैज 2 वेन्स ना, साइड वेन्स
एंड मिड वेन्स यानी मिडिल वाले वेन्स। तो जो उसके साइड वेन्स होते हैं, डाइकॉट के जो साइड वेन्स होते हैं वो कटे कटे अलग तरह के होते हैं, और मोनोकॉट्स के साइड वेन्स, पत्ते के साइड वेन्स वो प्लेन होते हैं। उसके अलावा मोनोकॉट्स की लिप्स जो होते हैं वो पत्ते के वो 4 के मल्टीपल में होते हैं। दैट मीन्स 4, 8, 12, दैट मीन्स 16 एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो आप आसानी से इसे पहचान सकते हो मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स के। मोनोकॉट्स के पत्ते के 3 के मल्टीपल में होंगे, डाइकॉट्स के पत्ते 4 या 4 के मल्टीपल में होंगे। मोनोकॉट्स के जो लिप्स होते हैं उसके जो पत्ते के वेन्स होते हैं, द साइड वेन्स आर बिल्कुल दैट्स प्लेन सर्फेसेस, एंड द डाइकॉट्स साइड वेन्स ऑफ लिप्स इज रेक्टिफाइड एंड अप्स एंड डाउन सर्फेसेस। तो ये हो गया दैट्स द डिफरेंस ऑफ मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स दैट इज सीन ऑन द स्क्रीन, दिस टाइप ऑफ डिफरेंसेस। अब चलते हैं जर्मिनेशन के बारे में। ये तो हो गया सीड के अंदर वाले भाग जिसमें पार्ट्स होते हैं कौन कौन, कॉटिलेडन्स। कॉटिलेडन्स हैव 2 टाइप्स ऑफ मोनोकॉटिलेडन्स एंड डाइकॉटिलेडन्स। इसके अलावा एम्ब्रायो होता है जिससे द बेबी प्लांट्स आर जर्मिनेट फ्रॉम थ्रू एम्ब्रायो और कॉटिलेडन्स। और उसके अलावा अब चलते हैं, और उसके अलावा आपको पहले बताया सीड हैज़ आउटर कवरिंग सरफेस इज कॉल्ड सीड कोट। तो ये पार्ट्स हमारे क्लियर हो गए। अब हम लोग चलते हैं जर्मिनेशन, दैट मीन्स अंकुरन, जर्मिनेट करना। Germination is the process by which seed is developed, a seed is grown into a seedling or a baby plant. Germination जिससे एम्ब्रायो से नए पौधे का निर्माण होता है, उसे सीडलिंग से होता है, उसको हम जर्मिनेशन या अंकुरन कहते हैं। कोई भी बीज ले लेते हैं, उसको सही फेवरेबल कंडीशन मिलेगा, सही वातावरण, सही टेम्परेचर, मॉइस्चर, एयर, वाटर एंड सनलाइट मिलेगा तो सही तरीके से जर्मिनेशन करेगा। एक बात और आपको चलते चलते बता दें कि all seeds are not of favorable conditions. All seeds are not able to give birth and keep grow on new plants due to not available favorable conditions। कहता है ये ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे बीज जो हैं वो सही तरीके से सभी पौधे को जन्म दें ही, यानी कि सभी बीज से सभी तरह के पौधे नहीं निकल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि संतरे के बीज हैं उसमें से या पपीते के बीज हैं वो सही बीज जो हैं एक नए पौधे का निर्माण करेंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि आम के बीज हैं जो खा के हमने फेंका उस बीज से पौधे का निर्माण हो। एक कोई दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, कोई ज़रूरी नहीं है, बिकॉज ड्यू टू देयर फेवरेबल कंडीशन नहीं मिल पाने के कारण सही बीज नए पौधे का निर्माण करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई जर्मिनेशन, ये बात हो गया जर्मिनेशन के डिफरेंसेस हो गए। अब आगे चलते हैं हम लोग। अब वैज्ञानिकों ने एक शोध किया है, साइंटिस्ट दैट फाउंड दैट लोटस सीड्स आर स्टोर्ड फॉर 10,000 ईयर्स कुड स्टिल जर्मिनेट अंडर फेवरेबल कंडीशन। लोटस यानी कमल का जो होता है फूल, और वो अपने फेवरेबल कंडीशन में यानी कि अंडर वाटर में 10,000 वर्ष तक अपना जर्मिनेशन प्रक्रिया को पूरा कर सकता है। ये साइंटिस्ट का एक शोध है, ये उन्होंने पूरा किया है। तो ये बात हो गई। अब वी कैन सी दैट्स आगे चलते हैं हम लोग, लेट्स गो फॉरवर्ड। डिस्पर्सल ऑफ सीड, बीजों में विस्थापन क्या होता है? दैट्स अ मेन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, डिस्पर्सल ऑफ सीड। बीजों में विस्थापन यानी बीज का यहाँ से वहाँ विस्थापन हो जाना, डाइवर्ट हो जाना। दैट सीड इज डाइवर्स्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर देयर फेवरेबल कंडीशन ड्यू टू पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ग्रोथ। कहता है बीज का एक जगह से दूसरी जगह पे विस्थापन हो जाना, यानी उसके ग्रोथ के अकॉर्डिंगली अपने ग्रोथ के लिए, अपने फेवरेबल कंडीशंस के लिए, ताकि उसे सही तरीके से सनलाइट, एयर, वाटर एंड मॉइस्चर एंड न्यूट्रिशंस एंड नॉरिशमेंट मिल सके, वो यहाँ से वहाँ डिस्पर्स कर जाता है। सपोज एक आम का पेड़ है, अगर उससे आम गिर करके यानी उसका चाहे उसका बीज गिर के वहीं पर वो बीज वहाँ से उठ करके बहुत तरीक़ों से डिस्पर्सल करके एक जगह से दूसरी जगह चला जाए तो उसको डिस्पर्सल कहते हैं। दैट्स अ प्लांट, दैट्स अ सीड इज dispersed from one place to another for their favorable conditions and nutritions and nourishment is called dispersal of seeds. That's why seeds are spread out over large areas so that they do not grow near the plant. They will get all the conditions necessary for their germination। कहता है because of इसलिए because उसके germination की प्रक्रिया उसके बड़े पौधे के साथ पूरा नहीं हो पाता है, यानी कि अगर छाँव में रहेगा वो बीज तो उसे सही तरीके से सनलाइट नहीं मिल पाएगा, सही तरीके से मॉइस्चर भी नहीं मिल पाएगा। इस कंडीशन के चलते जो है वो अपना फेवरेबल कंडीशन को खोजने के लिए यहाँ से वहाँ डिस्पर्स कर जाता है।
अब चलते हैं सीड डिस्पर्सल की बात कि कितने तरह के डिस्पर्सल होते हैं। उससे पहले एक डेफिनेशन और हम लोग कर लेते हैं कि द प्रोसेस बाय विच सीड्स ऑफ प्लांट्स आर स्प्रेड टू फार ऑफ प्लेसेस फ्रॉम द पेरेंट प्लांट इज कॉल्ड सीड डिस्पर्सल। कहता है अपने पेरेंट प्लांट, जिस प्लांट से वो बीज निकला है उस प्लांट से दूर जाना, किस लिए? फॉर देयर फेवरेबल कंडीशंस अकॉर्डिंग टू जर्मिनेशन के लिए, यहाँ से वहाँ दूसरी जगह पे चले जाना बीजों में स्थानांतरण, विस्थापन या डिस्पर्सल कहते हैं। अब डिस्पर्सल हैज मेनी काइंड्स, दो तरह के डिस्पर्सल होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्पर्सल ऑफ सीड, डिस्पर्सल बाय सीड, डिस्पर्सल बाय विंड, डिस्पर्सल बाय प्लांट, डिस्पर्सल बाय बर्ड्स एंड एनिमल्स एंड डिस्पर्सल बाय आल्सो ह्यूमन बींग्स। बहुत तरह से, जैसे डिस्पर्सल बारिश के द्वारा, पानी के द्वारा भी, हवा के द्वारा भी, पेड़ पौधों के पशु पक्षियों के द्वारा भी डिस्पर्सल हो जाता है। दैट्स अकॉर्डिंग टू, आप देख सकते हैं अगर बीज हल्का हो तो डिस्पर्सल बाय विंड आसानी से हो सकता है। हवा उसको यहाँ से वहाँ उड़ा कर के ले जाए अपने साथ, और जहाँ वो गिर जाए वहीं अपना जर्मिनेशन की प्रक्रिया को पूरा करता है। कहता है सम सीड्स आर स्मॉल एंड लाइटर इन वेट। सही बात है, कुछ बीज, बहुत सारे बीज होते हैं छोटे और वजन में हल्के होते हैं, जिसके कारण दे हैव विंग्स और हेयर्स प्रेजेंट अराउंड देम। उसके चारों तरफ छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं एंड दे स्ट्रगल विद विंड, और उसके साथ चले जाते हैं। द स्ट्रक्चर हेल्प देम टू ब्लो अवे फ्रॉम विद द विंड। हवा के साथ साथ बहते हुए चले जाते हैं, और जहाँ वो रुकते हैं वहीं अपनी प्रक्रिया को, जर्मिनेशन की प्रक्रिया को पूरा करते, इस प्रोसेस को पूरा करते हैं। विद द हेल्प ऑफ दिस गिवन एक्टिविटीज वी कैन सी दैट डिस्पर्सल बाय विंड इज सो फार अवे। एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं डिस्पर्सल बाय विंड के कॉटन प्लांट्स, मैपल प्लांट्स, डैंडेलियन प्लांट्स, सॉरी सीड्स। इस तरह के बीज जो होते हैं, इस तरह के पौधों के बीज जो होते हैं, कॉटन प्लांट्स के पौधों के बीज यानी कॉटन सीड्स, डैंडेलियन प्लांट्स के पौधे के बीज यानी डैंडेलियन सीड्स, उसके बाद मैपल प्लांट्स के पौधों के सीड्स यानी मैपल सीड्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्पर्सल ऑफ विंड या डिस्पर्सल बाय विंड। अब होता है डिस्पर्सल ऑफ सीड बाय वाटर, पानियों के द्वारा dispersal. The plant that was grown in the water or near the water that is dispersed easily from by water. कहता है वैसे सीड जो पानी की या वैसे पेड़ पौधे जो पानी के आसपास उगते हैं वो आसानी से वाटर के साथ डिस्पर्स होकर चले जाते हैं, बिकॉज दे आर स्पॉन्जी, दे आर लाइट, दे आर वेरी वेरी स्पॉन्जेस एंड प्लांट्स दैट फ्लो करेंट विद द वाटर टू फार अवे फ्रॉम दिस पैरेंट प्लांट और प्लांट्स. That you can say coconut and lotus example of dispersal by water of seed. Example आप ले सकते हैं कोकोनट का या फिर लोटस का. अब चलते हैं अगला डिस्पर्सल ऑफ सीड बाय एनिमल्स. अब जानवरों के द्वारा भी बहुत सारे ऐसे बीज होते हैं जो डिस्पर्स हो जाते हैं, विस्थापन हो जाते हैं, यहाँ से वहाँ स्थानांतरित हो जाते हैं. सम प्लांट्स सीड्स हैव स्टिकी हेयर्स, ब्रिस्टल्स, हुक्स और बार्ब्स which stick to the body by animals are carried away from far off places. कहता है जिसकी सीड की आउटर कवरिंग सरफेस में बहुत हार्ड टाइप्स ऑफ हेयर होते हैं, उसके आगे वाले जो भाग होते हैं, आउटर कवरिंग जो लेयर होते हैं, वो बहुत सारी बार्बीज होते हैं या फिर उसके ब्रॉचल्स हुक टाइप्स निकले हुए होते हैं जो कि जानवरों के शरीर में सटे जाए, जानवरों के साथ वो चिपक करके यहाँ से वहाँ चले जाते हैं और उससे वो डिस्पर्स्ड हो जाते हैं. एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं ब्लैकबेरी, उसके अलावा बर्डॉक, उसके अलावा माइमोसा, उसके अलावा बेगर टिक्स. इस तरह के कुछ बहुत सारे पौधे हैं जो डिस्पर्सल बाय एनिमल्स के कैटेगरीज में आ सकते हैं. अब लास्ट डिस्पर्सल बाय बर्ड्स. दैट मेनी टाइप्स ऑफ प्लांट, मेनी टाइप्स ऑफ फ्रूट्स दैट ईट बाय बर्ड्स एंड स्कैटर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. दैट इज एग्जांपल ऑफ डिस्पर्सल बाय बर्ड्स. दैट एग्जांपल इज bird eating orange, bird eating papaya and bird eating this type of many types of plants, fruits, apples. तो एप्पल हो गया, ऑरेंज हो गया, पपाया हो गया, छोटे छोटे जिसके बीज होते हैं छोटे छोटे, और वो पक्षियों के द्वारा आसानी से यहाँ से वहाँ उसके बीक में स्कैटर्ड, उसके बीक में साथ में कवर्ड होकर के एंड स्कैटर्ड हो जाते हैं, यहाँ से वहाँ चले जाते हैं. एंड दिस कैटेगरीज दे आर ग्रोइंग फॉर ऑफ द प्लेसेस एंड जर्मिनेटेड. एक है थोड़ा सा एक्सप्लोजन, डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन. कोई ऐसे बीज या उसके फल होते हैं जो बहुत ज़्यादा पक जाने के कारण फॉर्म ड्यू टू एक्सेस राइप ऑफ द फ्रूट, दस fruits had explosion and their seeds are out from the fruits and they are scattered
एंड ड्यू टू एक्सप्लोजन, यानी फट जाने के कारण उसके बीज बाहर जाकर स्कैटर्ड हो जाते हैं बहुत ज़्यादा पकने के कारण, एंड द राइप द पॉड हैज़ ड्राइड, उसके आपस में जो पॉड होते हैं सूख जाते हैं, एंड आफ्टर दैट इट बर्स्ट ओपन, और बाहर की तरफ ऐसे खुल जाते हैं। उसके बाद एंड द सीड्स आर स्कैटर्ड, फॉर एग्जाम्पल सीड्स ऑफ स्क्वायरिंग्स, ककम्बर स्पीड देयर सीड्स बाय एक्सप्लोजन, अभी मैंने बताया। तो इस तरह के बहुत सारे फल होते हैं जिसके एक्सप्लोजन के कारण ये डिस्पर्सल हो जाते हैं या विस्थापन होते हैं। अब हमारा पूरा हो गया फर्स्ट जो टॉपिक था हमारा रिप्रोडक्शन फ्रॉम सीड्स। अब चलते हैं रिप्रोडक्शन फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट, यानी दूसरे पार्ट्स के प्लांट के पार्ट से कैसे रिप्रोडक्शन होता है उसके बारे में। पहला आपको पहले ही बताया था कि जैसे स्टेम्स के थ्रू हो सकते हैं, रूट्स के थ्रू हो सकते हैं, स्पोर्ट्स के थ्रू हो सकते हैं रिप्रोडक्शन। तो पहले चलते हैं स्टेम के थ्रू। इसका एग्जांपल आसानी से आप ले सकते हैं रोज़ का। रोज़ grows या develop या germinates through a stems. We can see some plants like roses grow from a stems cutting. उसके स्टीम को आप कट कर दीजिए, उसके बाद कट करने के बाद द कट ऑफ द स्टीम रोज प्लांट एंड bury इन द सॉइल ऑफ अनदर पॉट, आप उसके दूसरे बर्तन में उसमें मिट्टी भर के उस रोज के जो स्टीम होते हैं उस स्टीम को, उस तने को आप उस मिट्टी में पॉट कर दीजिए, आप उस मिट्टी में फिक्स कर दीजिए। उसके बाद आप आफ्टर दैट यू कैन सी दैट कीप द पॉट अंडर सनलाइट वाटर एंड एयर दैट्स फेवरेबल कंडीशन फॉर दियर जर्मिनेशन। आप उसके जर्मिनेशन के लिए सही कंडीशंस में, सही फेवरेबल कंडीशन में, टेम्परेचर में, सनलाइट में, एयर में, वाटर में आप उसे रखिए। उसके बाद आफ्टर सम डेज द स्टीम स्टार्ट्स फॉर्मिंग रूट्स एंड स्प्राउटिंग न्यू लिव्स। आप कुछ दिन के बाद उस पर गौर करोगे, नोटिस करोगे कि धीरे धीरे उस स्टीम से नए पत्ते धीरे धीरे निकलने शुरू हो गए हैं। तो आप इससे ही नोटिस कर सकते हो कि आप स्टीम के द्वारा भी रिप्रोडक्शन करा सकते हो। गुलाब का सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल है हमारा रोज एज रिप्रोडक्शन थ्रू स्टेम्स। उसके अलावा पोटैटो एंड जिंजर हैव अंडरग्राउंड स्टेम्स। तो उसके जो पोटैटो और जिंजर के आप देखे होंगे, गौर किए होंगे, दैट्स हैव टू बर्ड्स, उसके दो कली होते हैं, उसको हम आँख बोलते हैं। आप देखे होंगे कभी कभी आलू में निकले हुए दो तरह के ऐसे आँख के टाइप्स होते हैं, और वो आँख नहीं होते, दैट्स इज टाइप्स ऑफ बर्ड्स एंड अंडरग्राउंड स्टेम्स। दे कैन ऑल्सो ग्रो फ्रॉम दिस टू टाइप ऑफ बर्ड्स एंड थ्रू द स्टीम्स, जिसके अंडरग्राउंड स्टीम्स होते हैं, जिससे भी वो नए पौधे का निर्माण कर सकता है। अब हम लोग चलते हैं अगला पॉइंट्स में, रिप्रोडक्शन थ्रू रूट्स। अब स्टीम हो गया, जड़ की सहायता से किस तरह से रिप्रोडक्शन करता है उसके थ्रू हम लोग चलते हैं। स्वीट पोटैटो एंड रेडिस, कैरोट, this type of fruits and this type of plants are reproduction through roots due to favorable conditions, and these are stored food in their roots। यानी शकरकंद हो गया, मूली हो गए, गाजर हो गए, ये अपने जड़ के अनुसार, अपने रूट से दूसरे पौधे का न्यू प्लांट्स रिप्रोडक्शन थ्रू देयर रूट्स कर सकते हैं। दे ऑल्सो हैव बर्ड्स ऑन देम विच ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट विच रिप्लेनिश्ड, कहता है या रिप्लांटेड। ये अपने अनुसार दूसरे पौधे का निर्माण उस रूट से, उस जड़ से कर सकते हैं, जिससे एक न्यू प्लांट ग्रो कर सकता है, जर्मिनेट कर सकता है। तो यू कैन राइट एन एग्जाम्पल, स्वीट पोटैटो, कैरोट एंड रेडिस दैट एग्जाम्पल ऑफ रूट्स, रिप्रोडक्शन ऑफ रूट। अब अगला है रिप्रोडक्शन फ्रॉम लिप्स। पत्तों से किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है? जी हाँ, बिल्कुल। Bryophyllum is a type of plant that reproduction through a lips because their outer veins, their outer surface is a type of the structure is just like a लिप्स रिप्रोडक्शन। यानी कि उसके जो अगले भाग होते हैं, जो अगल बगल वाले पार्ट्स होते हैं, इसको वेंस बोलते हैं। किसी पत्ते का जो साइड वेंस होता है, अगल बगल वाले भाग, उसके थ्रू वो आसानी से रिप्रोडक्शन कर सकता है। हैव मेनी टाइप्स ऑफ बर्ड्स, उसके जो पत्ते के अगल बगल होते हैं साइड वेंस, बहुत सारी बर्ड्स कलियाँ निकली हुई होती हैं, जिससे वो रिप्रोडक्शन करने में, प्रजनन की प्रक्रिया करने में हेल्पफुल होता है, फेवरेबल कंडीशन अगर मिलने के बाद। तो कहता है द बर्ड्स फर्दर ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट्स। और वो बर्ड्स जो होता है आसानी से नए पौधे ग्रो करने में ईजिली होता है, कंडीशंस में फेवरेबल होता है और वो इम्पॉन्ट करता है। अब लास्ट है रिप्रोडक्शन थ्रू स्पोर्ट्स। अब स्पोर्ट्स क्या होता है उसके बारे में हम आगे बात करते हैं। पहले एग्जाम्पल बता देते हैं आपको कि प्लांट लाइक मशरूम, फर्न्स
and mosses that have a special structure is called a spores. They do not have pairs flowers. कहता है मशरूम हो गया, फर्न्स हो गया, मॉसेस हो गया, उसमें एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम स्पोर्स कहते हैं और उस स्पोर्स के थ्रू एक नए पौधे का निर्माण वो कर सकता है, एक नया बियरिंग प्लांट्स वो ग्रो कर सकता है। या बिकॉज दे हैव नॉट प्योर फ्लावर्स, वो फूल तो निकलते नहीं है बट स्पोर्स के थ्रू वो जर्मिनेशन की प्रक्रिया को कंप्लीट करता है, रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया को पूरा करता है। कहते हैं स्पोर्स क्या होता है, आप देखे होंगे कोई भी ऐसा उठा लीजिए मशरूम को, उस मशरूम को अगर आप उंगली में इस तरह से उसको क्या करेंगे, रब कीजिए, रब करने के बाद एक अलग वेलवेटी तरह का आपको उंगली पर अगर वो चिपक जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल फिर से ले लीजिए, मशरूम को अगर आप उठा करके अपनी उंगली के साथ रब विथ योर फिंगर्स मशरूम पार्ट्स and after that you notice, you feel that a velvety spores that you touch with your finger, that these types of you feel the velvety substances on your fingers, these are called as spores। आप उस मशरूम को अपनी उंगली के साथ रब करने के बाद थोड़ा सा ज़रूर फील करोगे कि उसमें से निकल रहा है एक वेलवेटी चिपचिपा एक तरह से स्मूथ टाइप ऑफ सब्सटेंस जो कि आपको उंगली में साथ में चिपक के चला जा रहा है। तो उस तरह के पदार्थ को, उस तरह के सब्सटेंस को स्पोर्स कहते हैं और वो उसी स्पोर्स के थ्रू एक नए मशरूम का निर्माण करता है, एक नए थिंग्स या नए सब्सटेंस, नए पेड़ पौधे का, नए फूल का, फल का निर्माण करता है, रिप्रोडक्शन करता है। उसी के थ्रू हम स्पोर्स या रिप्रोडक्शन थ्रू स्पोर्स कहते हैं। ब्रिंग अ फर्म लीव्स एंड सी इट लोअर सरफेस, उसके वाला फर्म का जो पौधा होता है, पत्ते होते हैं, उससे भी आप ये नोटिस या ये एक्टिविटी कर सकते हैं जिससे कि वो यू विल नोटिस अ टीनी डार्क कलर स्पॉट ऑन इट, उस फर में बहुत गहरा काला रंग का स्पॉट ऊपर लगा हुआ होता है। उसको भी अगर आप उंगली के साथ टच करोगे या उसे रब करोगे, दैट वेलवेटी सब्सटेंस दैट इज अटैच्ड फ्रॉम विथ योर फिंगर्स एंड दैट इज कॉल्ड अ स्पोर्स सब्सटेंस, एंड फ्रॉम दिस स्पोर्स ए न्यू प्लांट इज रिप्रोडक्शन या रिप्रोड्यूस। तो ये बात थी, हम रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया को दो तरह से पूरा कर लिए, पहला फ्रॉम सीड्स एंड दूसरा फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। तो ये हमारा पहला टॉपिक जो पूरा हो गया। अब इसमें कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक भी दिया हुआ है, जैसे क्रॉप्स के बारे में, अनाज के बारे में, that you have seen a field on each particular plants like wheat, rice, bajra, oats, plants, etc. pulses, etc. that is are in categories of crops, यानी अनाज, ठीक है। जैसा जो है फील्ड में आप उगाते हैं, किसी भी खेत में या फेवरेबल कंडीशन में किसी भी अनाज, इस तरह से गेहूँ, चावल, दाल, धान वगैरह वगैरह आप उगाते हैं, उस तरह के सब्सटेंस, उस तरह के पदार्थ को हम क्रॉप्स या अनाज के कैटेगरीज में रख सकते हैं, ठीक है। प्लांट दैट आर ग्रोन इन लार्ज क्वांटिटीज। अब चलते हैं, व्हाट इज एग्रीकल्चर, कृषि क्या होता है, ठीक है। कहता है द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स, द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स इन लार्ज स्केल फॉर देयर फूड एंड अदर यूजफुल थिंग्स इज कॉल्ड एग्रीकल्चर या कृषि। कहता है किसी भी चीज़ को उगाना, ठीक है, किसी भी पेड़ पौधों को उगाना, ग्रो करना, किस लिए, अपने भोजन के लिए और दूसरे उपयोगी चीज़ के लिए, दूसरे उपयोगी कामों के लिए, उसे हम कृषि कहते हैं या एग्रीकल्चर कहते हैं। द प्रैक्टिसेस ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स ऑन ए लार्ज स्केल फॉर देयर फूड एंड अदर थिंग्स इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। ये टॉपिक क्लियर हो गया, कृषि। अब चलते हैं क्रॉप्स यानी अनाज, प्लांट्स दैट ग्रो इन ए लार्ज क्वांटिटी, ठीक है, एंड हार्वेस्टेड इन अ प्रोवाइडेड फूड एंड अदर यूजफुल थिंग्स। कहता है कोई भी पेड़ पौधा जिसे बहुत बड़े पैमाने पर उगाया जाए और उसे एक सही तरीके से प्रोवाइड रखने का तरीका रहा जाए, उसे हम क्रॉप्स या अनाज कहते हैं। चाहे वो गेहूँ हो, व्हीट हो, राइस हो, पैडी हो, पल्सेस हो या कोई भी सीरियल्स हो, उसे हम, या कोई भी लिगुमिनस प्लांट्स हो। लिगुमिनस प्लांट्स का मतलब दलहन वाले पौधे जिसमें दाल निकलता हो, दलिया निकलता हो, तो उस तरह के चीज़ों को हम अनाज या क्रॉप्स कहते हैं।
जिसे रखने के लिए वे कैन स्टोर इट इन ग्रैनरीज, वे कैन स्टोर इट इन सिलोज। अब ग्रैनरीज और सिलोज के बारे में तो आप आगे पढ़ोगे, लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी आपको दे दें। व्हाट इज ग्रैनरीज? दैट रूट या granaries that is crops are provided या crops are stored in a jute bag that is called granaries या उसे गोदान भी कहते हैं, जिसे हम बड़े बड़े बोरे में इकट्ठा करके रखते हैं for their future use is called granaries। and silos are a large storage area that stored in a large multi-storied buildings that is silos that we store the crops is a multi-storage silos and granaries in a large area is called silos। जिससे हम बहुत बड़े बड़े गोडाउन्स में रखते हैं किसी भी अनाज को, उसे हम सिलोज कहते हैं। तो ये बात की बात है, आगे पढ़ें इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। पहले क्रॉप्स और एग्रीकल्चर को आप लोगों ने समझ लिया, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग आगे। ये क्रॉप्स जो है वो कितने तरह के होते हैं। क्रॉप्स हैज़ टू टाइप्स, खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स, ठीक है, खरीफ अनाज और रबी अनाज। द क्रॉप्स बीज ग्रोन इन समर सीजन फ्रॉम जून टू नवंबर अक्टूबर अप्रॉक्सीमेटली इज कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। क्रॉप्स लाइक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, राइस, बाजरा, मक्का, ज्वार एट्सेट्रा एट्सेट्रा। दिस टाइप ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन इन फ्रॉम जून टू नवंबर दिसंबर के आसपास। उससे हम क्या करते हैं, रोपते हैं और काटते हैं, जिसे हम जून में यानी गर्मियों के मौसम में क्या करते हैं, ग्रो करते हैं और अक्टूबर नवंबर के अप्रॉक्सीमेटली हार्वेस्ट करते हैं। उस तरीके के क्रॉप्स को खरीफ क्रॉप्स बोलते हैं। एग्जाम्पल में आराम से आप ले सकते हैं राइस, बाजरा, मेज़, ज्वार एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इस तरह के अनाज को हम जून में क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। उसके अलावा हार्वेस्ट करने का जो मंथ होता है अक्टूबर नवंबर के अप्रॉक्सीमेटली होता है, उसे हम खरीफ कहते हैं। तो ये भी क्लियर हो गया। द क्रॉप्स इज ग्रोन इन समर सीजन फ्रॉम जून टू अक्टूबर नवंबर इज कॉल्ड खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप्स इसका उल्टा, द क्रॉप्स इज ग्रोन इन विंटर फ्रॉम नवंबर टू अप्रैल इज कॉल्ड रबी क्रॉप्स। इसे नवंबर से अप्रैल तक के महीने में हम रोपते हैं और काटते हैं, जैसे प्लांट करते हैं, ग्रो करते हैं। उसके अलावा उसे हम हार्वेस्ट करते हैं अप्रैल जून के आसपास, उसे हम रबी क्रॉप्स कहते हैं। द क्रॉप्स बीज ग्रोन इन विंटर सीजन इन नवंबर टू अप्रैल के आसपास, उसे हम रबी क्रॉप्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल wheat, मस्टर्ड, पीस, बीन्स एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप्स। इस तरह के पेड़ पौधे, इस तरह के अनाज को हम रबी क्रॉप के कैटेगरीज में रखते हैं, जिससे हम नवंबर से अप्रैल तक के महीने में लगाते और काटते हैं। कुछ हेल्दी क्रॉप्स भी होते हैं, जैसे ग्राउंड नट्स, दैट्स अ पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ सॉइल पीसेस प्रोड्यूस विच इज ग्रोन अंडर द ग्राउंड। ग्राउंड नट्स, चिनिया बादाम जो होते हैं अंदर धरती के अंदर उगते हैं। उसके अलावा कॉटन प्लांट दैट ग्रोन इन ब्लैक सॉइल, जो कि काली मिट्टी में कपास की खेती होती है, दैट्स broad in example that's this type of plant, this type of crop, this type of cotton plant that is produced in महाराष्ट्र, जो कि महाराष्ट्र के राज्यों में, महाराष्ट्र राज्य में इस तरह के क्रॉप्स या इस तरह के कॉटन प्लांट्स कपास की खेती काली मिट्टी में महाराष्ट्र राज्य में होता है बहुत बड़े पैमाने पर, लार्ज स्केल वी कैन प्रोड्यूस इन महाराष्ट्र। उसके अलावा हम लोग चलते हैं राइस दैट्स इन प्रोड्यूस इन क्ले सॉइल, चावल को हम क्ले जो कि हल्के मॉइस्चराइज टाइप्स के मिट्टी में हम इस तरह के पेड़ पौधे उगाते हैं, इस तरह के अनाज उगाते हैं। ग्राउंड नट्स को जो कि हल्का सैंडी सॉइल में उगाते हैं, जो कि अंडरग्राउंड होता है, तो इस तरह के अनाज को हम हेल्दी क्रॉप्स भी कहते हैं। फिर से हम लोग समझ लीजिए, ग्राउंड नट्स जो कि अंडर वाटर, अंडरग्राउंड्स या अंडर सॉइल उगते हैं। उसके अलावा कॉटन प्लांट्स, कॉटन फ्रूट्स इसका एग्जाम्पल है, दैट्स इट्स ग्रोन इन ब्लैक सॉइल दैट्स आल्सो स्प्रेड इन थ्रू आउट द ईयर इन महाराष्ट्र, यानी कि महाराष्ट्र राज्य जो कि कपास की खेती के लिए जाना जाता है, जो काली मिट्टी में उपजाए जाते हैं, आप इसे याद रखिएगा। उसके अलावा चावल है, राइस है, दैट्स एग्जाम्पल दैट्स ग्रोज इन क्ले सॉइल, जो कि हल्का क्ले सॉइल, क्ले मिट्टी में, जो कि हल्का जलोढ़ मिट्टी भी उसको बोल सकते हैं, उसको हम लोग उगाते हैं।
अब मिट्टी में कुछ अलग तरीके के फर्टिलाइजर्स दे इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, बी मिक्स्ड फर्टिलाइजर्स एंड मैन्यूर फ्रॉम फार्मर्स यूज फर्टिलाइजर्स एंड मैन्यूर। फर्टिलाइजर्स क्या होता है? दैट्स अ केमिकल सब्सटेंस। फर्टिलाइजर्स जो कि हल्का केमिकल रासायनिक तो होता है, और मैन्यूर जो कि मैन मेड या नेचुरल होता है, जिससे हम लोग प्राकृतिक रूप से यानी उसे गोबर से, खाद से अलग तरीके से हम लोग बनाते हैं, जो कि मैन्यूर होता है। और फर्टिलाइजर्स जो कि यूजफुल तो होता है लेकिन केमिकल युक्त तो होते हैं, जिससे भी हम लोग फार्मर लोग यूज़ करते हैं। ज़्यादातर हम लोग मैन्यूर का यूज़ करना चाहिए, जिससे हमारे उर्वरा शक्ति, मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है वो ज़्यादा बढ़ती है। मिट्टी में पोटेशियम, नाइट्रोजन की मात्रा होती है मिट्टी में, और बहुत सारे गैसेस होते हैं, जिससे लूजनिंग उसके अलावा मिट्टी के और पार्ट्स जैसे आगे पढ़ते हैं, नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, इस तरह के बहुत सारी एलिमेंट्स होते हैं जो कि मिट्टी में फर्टिलिटी क्वालिटी को बढ़ाता है। उसके अलावा पेस्टिसाइड्स, वीडिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं। व्हाट इज़ पेस्टिसाइड? दैट्स जर्मिनेशन, इंसेक्ट्स को मारने के लिए। दैट किल पेस्टिसाइड्स इज यूज टू किल द जर्म्स एंड इंसेक्ट्स इन द सॉइल इज कॉल्ड पेस्टिसाइड्स। उसके अलावा वीडिसाइड्स, वीडिंग होता है जो कि अनवांटेड या अनडिजायरेबल क्रॉप्स आर ग्रोन सराउंडेड द क्रॉप्स इज कॉल्ड वीडिंग्स। यानी कि कोई भी क्रॉप्स के आसपास अनवांटेड क्रॉप्स उग जाते हैं, छोटे छोटे पौधे उग जाते हैं, उसको मारने के लिए, उसको हटाने के लिए, उसको किल करने के लिए हम लोग वीडिसाइड्स का यूज़ करते हैं, उसको हम वीडिसाइड्स कहते हैं। तो वीडिंग समझ लिए, अनवांटेड या अनडिजायरेबल प्लांट्स या क्रॉप्स आर ग्रोन सराउंडेड द क्रॉप्स इज कॉल्ड वीडिंग्स, ठीक है, या वीड्स। अब एग्रीकल्चर की स्टेज कौन कौन से हैं? कहता है डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एग्रीकल्चर। कृषि करते हैं तो किस किस कैटेगरीज में कृषि शुरू करते हैं? तो पहला हम लोग मिट्टी को तैयार करते हैं। आपको पहले बताया कि मिट्टी में बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं, मैग्नीशियम, पोटेशियम, नाइट्रोजन एट्सेट्रा एट्सेट्रा। उसको बढ़ाने के लिए हमें क्या करते हैं? बहुत सारे फर्टिलाइजर्स एंड मैन्यूर का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? जब मिट्टी में टॉप सॉइल होता है उसको लेवल करने के लिए प्लॉइंग का यूज़ करते हैं, हल, ठीक है, प्लॉइंग करना यानी जुताई करना, ठीक है। प्लॉइंग इज अ प्रोसेस द लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल विद सॉफ्ट मॉसिंग इज कॉल्ड प्लॉइंग। कहता है लूजनिंग करना और लेबलिंग करना। लेबलर से मशीन एक टाइप का होता है, उससे उस मिट्टी को जो वर्कआउट होते हैं, अप्स एंड डाउन्स, अनइवन बाउंसेस इन द सॉइल, दैट इज लेबल फ्रॉम द लेबलर इज कॉल्ड प्लॉइंग, ठीक है। वरना प्लॉइंग दूसरा डिफिनेशन आप लिख सकते हैं, प्लॉइंग इज अ प्रोसेस दैट लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल बिफोर सोइंग द सीड्स। कहता है बीज के बोने से पहले जुताई करना हल से या किसी भी अन्य तरीके के मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट, मॉडर्न मैकेनिक से, आप मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट से उसको प्लॉइंग करते हैं। मिट्टी में यानी जुताई करना, उसको मिट्टी को लेवल करना, बराबर करना और उसे अच्छी तरीके से मिक्स आउट करना उस मिट्टी में, जो कि कुछ अलग तरीके के बैक्टीरियाज भी होते हैं, इंसेक्ट्स भी होते हैं जो कि मिट्टी के लिए यूज़फुल होते हैं। उस बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम बैक्टीरिया, जो कि आगे के क्लास में आप पढ़ोगे। राइजोबियम बैक्टीरिया दैट इनसाइड द सॉइल दैट इज यूजफुल फॉर आवर फर्टिलिटी क्वांटिटी ऑफ सॉइल। लूजनिंग, कहता है लूजनिंग वही प्रोसेस है जैसे पेनिट्रेट द डीप कवरिंग ऑफ द सॉइल ड्यूरिंग प्लॉइंग। जब हम लोग जुताई करते हैं तो उस समय लूजनिंग बहुत ज़्यादा प्रक्रिया को पूरा करता है। मिट्टी को मिक्स करना, द मिक्सेज ऑफ द सॉइल दैट पेनिट्रेट डीप इन द सॉइल इज कॉल्ड लूजनिंग। आपस में कोई भी मिट्टी जो है बराबर होकर के मिक्स हो जाता है और उस बैक्टीरिया को पूरी तरीके से अच्छे कंडीशंस मिल जाते हैं। उस प्रक्रिया को जैसे कि एयर को ट्रैप करना, पानी को अच्छे तरीके से उसे फंसना ताकि सही तरीके से उसमें ऑक्सीजन मिल सके, ठीक है, हवा, पानी, सनलाइट, मॉइस्चर, टेम्परेचर सही तरीके से मिल जाता है तो एक सही मिट्टी का निर्माण होता है। आफ्टर दैट वी कैन सो द सीड्स फॉर न्यू क्रॉप्स एंड हेल्दी क्रॉप्स। तो ये हो गया लूजनिंग और लेवलिंग, फर्स्ट कंडीशंस, फर्स्ट स्टेज ऑफ एग्रीकल्चर दैट इज प्लॉइंग। प्लॉइंग में ही लूजनिंग और लेवलिंग आएगा। लूजनिंग करना या किस लूजनिंग का मतलब बता दिए, मिक्स ऑफ द सॉइल दैट पेनिट्रेट डीप इन द सॉइल, ठीक है। उसके अलावा लेवलिंग दैट्स सॉफ्ट एंड लेवल एंड बैलेंस ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड लेवलिंग। उसके अलावा आगे चलते हैं हम लोग, वेटिंग बता ही दिए। द रिमूवल ऑफ अनवांटेड क्रॉप्स सराउंडेड द unwanted plants surrounded the crops is called weedings. That's we use weedicides to kill and remove the weeds from the
क्रॉप्स। उसके अलावा सोइंग क्या होता है, यानी बीज को सो करना, बोना। कहता है आफ्टर दैट सॉइल, यानी कि आफ्टर द प्लॉइंग सॉइल इज रेडी टू सीड्स बीइंग द बीट क्वालिटी ऑफ सोर। कहता है अच्छी क्वालिटी उत्तम किस्म के बीज हम उसमें क्या करते हैं, बोते हैं। आफ्टर प्लॉइंग, आफ्टर लूजिंग, आफ्टर लेबलिंग। उसके अलावा चलते हैं इरिगेशन करना, सिंचाई करना। सिंचाई करने का मतलब अच्छे तरीके से उसे पानी देना। क्रॉप्स नीड राइट अमाउंट ऑफ सनलाइट, राइट अमाउंट ऑफ वाटर सप्लाई टू राइट टाइम एंड राइट टाइम इन इंटरवल ऑफ टाइम। सही या नियत समय पर कृषि, यानी कि उसमें अनाज यानी बीज बोने के बाद उसको सही तरीके से पानी देना। इन अ राइट क्वांटिटी एंड राइट पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड इरिगेशन। फिर से उसको हम समझ लेते हैं। क्रॉप्स need right amount of water supply at a right period of interval of time. Irrigation of fields can be done with a different types. कहता है उस तरह के चीज़ को कृषि कहते हैं, सिंचाई कहते हैं। सिंचाई मतलब पानी देना अनाज सीड्स बोने के बाद। अब कहता है सिंचाई को करने के बाद, यानी कि सही नियत समय पे सही मात्रा में पानी को देना, सही क्वांटिटी में पानी को देना। इन अ राइट क्वांटिटी बी स्प्रिंकलिंग द वाटर इन अ क्रॉप इन अ फील्ड इज कॉल्ड इरिगेशन। उसको हम सिंचाई या इरिगेशन कहते हैं। उस बहुत तरीके से इरिगेशन हो सकता है। पहला सरफेस इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन, फ्यूरमस इरिगेशन या स्प्रिंकलिंग इरिगेशन। सरफेस का मतलब हम पाइप लगा दिए, ठीक है, फीटर मोटर लगा दिए और आराम से पानी उस मोटर के साथ चला जा रहा है, बिकॉज सरफेस इरिगेशन। उसके अलावा ड्रिप इरिगेशन अभी हम कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि हाथों से हम पानी को फीटर के यहाँ से वहाँ क्या करते हैं, पाइप से यहाँ से वहाँ पानी को हम स्प्रिंकलिंग करते हैं। उसके अलावा एक और है हमारा स्प्रिंकलिंग इरिगेशन, यानी कि हम लोग हाथों से छिड़काव करते हैं इस तरह से, ऐसे ऐसे करके जहाँ पानी की जरूरत हो वहाँ सही मात्रा में इन लाइट क्वालिटी बी स्प्रिंकलिंग द वाटर इन द क्रॉप्स। उसके अलावा ये प्रक्रिया पूरा हो गया, हमारा चौथा प्रक्रिया पूरा हो गया। पहला प्रक्रिया क्या था, प्लॉइंग करना। दूसरा प्रक्रिया क्या था, वीडिंग करना, यानी कि अनवांटेड क्रॉप्स को, अनवांटेड प्लांट्स को हटाना। तीसरा प्रक्रिया क्या था, सीड यानी बीज को सो करना। चौथा प्रक्रिया क्या था, चौथा प्रोसेस था हमारा इरिगेशन करना, सिंचाई करना। एंड फिफ्थ प्रोसेस है हमारा फर्टिलाइजिंग, यानी कि पहले आपको बताया फर्टिलाइजिंग करना, यानी द मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स वी आर सोन इन द क्रॉप्स। सही मात्रा में खाद्य पदार्थ देना, मैन्यूर देना, फर्टिलाइजर्स देना टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल इज कॉल्ड फर्टिलाइजर्स या मैन्यूर। ठीक है, ये हो गया हमारा। अगला प्रक्रिया है क्रॉप प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन का मतलब सुरक्षा करना, ठीक है, यही मैंने पहले बता दिया। वीडिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं जिससे कि अनवांटेड क्रॉप्स को हम लोग हटा सकते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा चलते हैं, अगला प्रक्रिया हमारा हार्वेस्टिंग यानी कटाई करना। आफ्टर द ripe of our fruits or crops we can the process of harvesting with the harvester and other types of mechanism। ठीक है, हार्वेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग मैच्योर क्रॉप्स, यानी परिपक्व, ये बताया मैच्योर या राइपिंग क्रॉप्स को हम लोग क्या करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं, कट करते हैं। आफ्टर कटिंग डाउन फ्रॉम द फील्ड्स विद द हेल्प ऑफ सिकल एंड रिपल। सिकल की सहायता से, रिपल की सहायता से या फिर उसे अलग तरीके की सहायता से हम लोग हार्वेस्ट करते हैं, उसको कट करते हैं। आफ्टर राइपिंग या मैच्योर द क्रॉप्स के पकने या मैच्योर परिपक्व होने के बाद उसको हार्वेस्ट करना, कटाई करना, उसे हम हार्वेस्टिंग अगला प्रोसेस, सातवां प्रोसेस कहते हैं। आठवां चलते हैं स्टोरिंग, यानी पहले बताया मैंने, इस टॉपिक पहले ही मैंने जिक्र किया था, स्टोर करना, इकट्ठा करना। तो कहता है आफ्टर हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर क्या करते हैं, ड्राइड एंड स्टोर्ड इन द प्लेसेस या पर्टिकुलर प्लेस। कहता है जब फसल कट जाती है, फसल के कटने के बाद, हार्वेस्ट करने के बाद उसे सही मात्रा में सही तरीके से रख रखाव करना ताकि उसे ख़राब ना हो वो और सालों दर साल वो चल सके। उसे हम अच्छे तरीके से सही प्लेसेस पे स्टोर करते हैं। दैट इज स्टोरेड इन ग्रेनरीज, दैट इज स्टोरेड इन सिलोज, जो कि हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये 8 प्रोसेस था हमारा एग्रीकल्चर का, 8 प्रोसेस था हमारा क्रॉप्स के बारे में पढ़ने के लिए। 8वां प्रोसेस आप इंटरफेस अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। तो ये आज का हमारा चैप्टर था जो कि पूरी तरीके से कम्प्लीटली खत्म हो गया। दैट्स अ फिनिश्ड फर्स्ट चैप्टर ऑफ आवर क्लास 5। दैट्स एनी queries, that's any problem, you can contact me, you can follow me, and you can contact and negotiate me for any queries, any questions. And I hope that after that every queries, every problem, every question has been clear in this chapter. तो हम उम्मीद करते हैं सारे क्वेश्चन, सारे प्रॉब्लम्स इस चैप्टर में पूरे हो गए होंगे, खत्म हो गए होंगे, ठीक हो गए होंगे। तब तक के लिए मिलते हैं फिर से नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, खुश रहिए।